दोस्तों नमस्कार। हम आप लोगों के लिए यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस और बिहार पीसीएस के लिए मेंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको लेके कुछ वीडियो आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। शॉर्ट्स वीडियो में भी हम लेके आ रहे हैं और लॉन्ग वीडियो में भी लेके आ रहे हैं। क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में हम अपनी पूरी बातें आपसे कह नहीं पाते हैं, लेकिन आप शॉर्ट्स वीडियो को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं तो हमें भी बनाना पड़ता है कभी कभी कि चलो ठीक है, छोटी ही सी बातों को पहुंचा दिया जाए। तो हम राजद्रोह कानून जो सेडिशन एक्ट है हमारे यहाँ, या सेडिशन लॉ 124 धारा सेक्शन 124A, उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, क्योंकि ये बहुत अधिक चर्चा में भी है और सवाल इससे पूछ सकता है। आप यूपीएससी मेंस का तैयारी कर रहे हो, या आप उत्तर प्रदेश मेंस का तैयारी कर रहे हो, या 69 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, या अन्य किसी स्टेट पीसीएस के मेंस का आप तैयारी कर रहे हो। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से बीपीएससी ने 68 में अपने सिलेबस को एक्सपेंड कर दिया है, तो ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि पुराने पैटर्न पे ही सवाल है, क्या कारण थे, क्या परिणाम है, वो मुश्किल है थोड़ा सा। तो आप अपने तैयारी को भी थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं सेडिशन एक्ट के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं राजद्रोह कानून। ठीक है, इसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। ये सेक्शन आईपीसी का जो सेक्शन है हमारा, वो 124A के तहत ये हमारे यहाँ है। अब चर्चा इसलिए है कि हम आपको पहले बता दें कि अभी जो हमारा लॉ कमीशन है, जिसे हम लोग विधि आयोग कहते हैं हिंदी में, उसके अध्यक्ष थे ऋतुराज अवस्थी जी थे। इसलिए रिपोर्ट दे दिया है, भी आप कह सकते हैं कि अभी भी वही है, लेकिन अपना वो रिपोर्ट दे चुके हैं। तो ऋतुराज अवस्थी जी, उन्होंने सेडिशन, उनकी जो आयोग था, उन्होंने कहा कि सेडिशन को आप जो राजद्रोह की धारा है, कानून है, इसके तहत जो सजा का प्रावधान है, भारत सरकार कानून मंत्रालय का लेटर लिख के कहा कि अपनी रिपोर्ट में कहा कि आप इसको और सख्त कीजिए और सशक्त कीजिए। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा कि अभी इस समय देश में इस तरह की परिस्थितियां अवेलेबल हैं, मौजूद हैं कि राजद्रोह कानून को और सशक्त करने की आवश्यकता है। तो ये तो जो अभी हमारा लॉ कमीशन आया है 269वीं रिपोर्ट, ठीक है, 279 रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने ये बात कहा है। लेकिन इससे कुछ दिन पहले आप जाइए, जब हमारे भारत के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब थे, जस्टिस रमन्ना साहब थे, तो उन्होंने राजद्रोह कानून को, सेडिशन एक्ट को स्टे लगा दिया था। देखिए इंग्लिश में एक शब्द आता है स्टे, और जब आप मेंस लिखते हैं तो आपके पास अच्छे शब्द की कमी होती है, तो उसे कहा जाता है अस्थायी रूप से प्रतिबंधित। ये हो गया शुद्ध शब्द अगर आप हिंदी में मेंस लिख रहे हैं तो, अस्थायी रूप से प्रतिबंधित, क्योंकि ये अस्थायी रूप से नहीं किया, अस्थायी रूप से, ये हो गया हमारा हिंदी का शब्द। ऐसे आपको शब्द कलेक्ट करना पड़ता है। यदि कितना है कि अस्थायी रूप से प्रतिबंधित, तो सीजीआई साहब ने इसे अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया कि इसके तहत वो डेट 7 मई 2022 है, सॉरी 11 मई 2022, 11 मई 2022 से उन्होंने इसको अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। और राज्य सरकार को या भारत सरकार को यह आदेश दिया कि आप इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति पे केस दर्ज नहीं करेंगे। ठीक, और इससे पहले जो 2018 में लॉ कमीशन बना था और उन्होंने जो अपना रिपोर्ट दिया था, तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये कहा था कि 124A जो है हमारा सेडिशन का, इसको समाप्त कर दिया था। इस कानून की अब देश में कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 2022 में कमेटी बना लॉ कमीशन, और 2023 में उसका रिपोर्ट आता है, और ये 2023 और ये 2018, और ये घटनाक्रम है 2022। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट भी जो अगर कोई फैसला लेता है, ये देता है, तो ऐसे तो नहीं देता ना, उसके पास भी अपना इंफॉर्मेशन होता है, जानकारी होता है, किस कानून की आवश्यकता है, किस कानून का व्याख्या करना है, उसके आधार पर वो देते हैं। तो अब देखिए 2018 लॉ कमीशन, यही लॉ कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन थे मुझे ध्यान नहीं है, तो वो पूछेगा भी नहीं, इसीलिए हमने उस पर रिसर्च नहीं किया कि अध्यक्ष कौन थे। इन्होंने कहा कि 124A को समाप्त कर दीजिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कह रहा है कि आप इस एक्ट के तहत, इस धारा के तहत, इस सेक्शन के तहत किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी नागरिक पर कोई केस दर्ज नहीं करेंगे।
और 2023 का जो हमारा आयोग है वो क्या कह रहा है लॉ कमीशन कि इसको और सशक्त कीजिए। तो यही एक सवाल पूछा गया कि भाई ये 2018 से 2023 में ऐसी क्या परिस्थितियां बदल गई। तो इसी के बारे में ये इस वजह से, इस कारण से ये अभी काफी चर्चा में सेडिशन एक्ट या सेडिशन लॉ। तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ा रहा हूँ कि कहाँ से सवाल बन सकता है और किस तरह का सवाल बन सकता है और आप कैसा जवाब इसमें देंगे। ठीक, तो आप भी समझ गए। अब देखिए ये जो बना था तो हमारे यहाँ अंग्रेज के टाइम पे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बनाया गया था। आपको जानकारी होगा, प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉ कमीशन, पहला लॉ कमीशन। तो हो सकता है पीटी में ये सवाल पूछ ले, क्योंकि ये चर्चा में पीटी में ये सवाल पूछ ले कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये आया था हमारा, इन्होंने जो बनाया था रिपोर्ट देके प्रथम विधि आयोग। आप जानते होंगे आईपीसी बना था, जिसको हम लोग इंडियन पेनल कोड कहते हैं। ये 1860 में बना था। ठीक, 61 में मिलता है, तो 1860-61 घबराना नहीं है। रिपोर्ट 60 में आया था, 61 में बना था। ठीक, तो उस समय ये राजद्रोह का कानून इसमें नहीं था, 124 से आईपीसी में नहीं था। लेकिन 1870 में इसी आईपीसी में राजद्रोह 124A को जोड़ा गया था ये। ठीक है, तो इस तरीका से हमारे भारत में राजद्रोह कानून का इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और उसमें ये लिखा हुआ था कि राज्य के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, ठीक है, स्टेट, ब्रिटिश सरकार, स्टेट, क्योंकि आप जानते हैं कि 1858 अधिनियम के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला गया था। इसलिए कहा गया था उस समय कि राज्य के खिलाफ अगर आप किसी भी तरह का हिंसात्मक गतिविधि या घृणात्मक वाक्य इस तरह का अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा किया जाएगा। और ये मुकदमा सबसे पहले किस व्यक्ति के खिलाफ किया गया था? तो सबसे पहले 1891 में इस राजद्रोह 124 का सबसे पहला प्रयोग 1891 में बंगवासी, ये पश्चिम बंगाल का एक मामला था, इसी मामले में बंगवासी के मामले में किया गया था। सबसे पहला जो मामला इसमें दिया गया था 1891 बंगवासी। तो हो सकता है पहले आपसे पूछ ले, चूंकि यूपीएससी आजकल जिस तरह का सवाल पूछता है उसमें कहता है कितने कथन सही है, यही डाल दें कि पहला जो है 1891 में इसका प्रयोग किया गया था, तो वो आपको पता होना चाहिए था। अब देखिए ये तो हमारा हो गया बैकग्राउंड कि कब आया था, किसके ऊपर कब लगा था और क्या आप जानते होंगे आप। इसके बाद हमारे यहाँ बाल गंगाधर तिलक हमारे सम्माननीय हैं, महापुरुष हैं, हमारे राष्ट्र नेता हैं, तो आज़ादी के आंदोलन में भाग लिए थे, तो उनके ऊपर भी चला था। तो 1897 में तिलक साहब के ऊपर ये केस चला था, राजद्रोह का केस चला था। 1897 में तिलक साहब के ऊपर चला था। आप इसको याद कर सकते हैं, हो सकता है पीटी में इसी के बारे में आपसे पूछ ले। और 1922 में गांधी जी के ऊपर चला था, ये जो प्रोमिनेंट व्यक्ति, बाकी नेहरू जी पे भी चला था, बहुत लोग नेताओं पे चला था, लेकिन ये जो प्रोमिनेंट जहाँ से सवाल पूछता है और आप और अपने स्तर से थोड़ा रिसर्च कर लेंगे तो तिलक साहब या तो पूछ सकता है पहला मामला। और स्टेट पीसेस अगर आप देने जा रहे हैं या यूपीएससी का भी कोई भरोसा नहीं, वो भी फैक्ट पूछ लेता है। तो 1891 बंगवासी जो पहला मामला था भारत में सेडिशन का, 1897 बाल गंगाधर तिलक पे और 1922 में गांधी जी पे। ये था हमारे भारत में। और आज़ाद भारत में भी भारत सरकार के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी काफ़ी लोगों पर सेडिशन का चार्ज लगाया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा इसका इतिहास। अब देखिए इसमें जो हल्ला हो रहा है या जो इस पे विवाद हो रहा है, विवाद इसलिए हो रहा है कि इस सेडिशन एक्ट में लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सरकार। इसीलिए आप कभी कभी सुनते होंगे बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा कि आपने प्रधानमंत्री का आलोचना किया तो देश का आलोचना किया, आप सुने होंगे। तो आप देखे होंगे कि छोटी छोटी बातों पे, कभी कभी देखे होंगे बहुत छोटी छोटी बातों पे अगर आप सरकार का आलोचना करते हैं, सरकार अगर आप पे चाहे तो सेडिशन राजद्रोह का केस कर सकते हैं, क्योंकि इस कानून में जो लिखा गया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी अगेंस्ट द स्टेट, राज्य अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उसमें क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी,
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ ना बोले तो उन्होंने अगेंस्ट द गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग किया गया था अपने सेडिशन कानून में, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी सरकार के खिलाफ आप ऐसा कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर सेडिशन एक्ट लग जाएगा। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने इस गवर्नमेंट शब्द को हटाने का प्रयास नहीं किया, और आज भी ये गवर्नमेंट शब्द बना हुआ है इस सेडिशन एक्ट में। लेकिन देखिए, सरकार का आलोचना आप कर सकते हैं, इसीलिए कभी कभी देखे होंगे आप कि छोटी छोटी बातों पे भी कुछ लोगों पे देशद्रोह का कानून लग जाता है। जैसे आप जानते हो पत्रकार थे स्वर्गीय विनोद दुआ साहब, उनके ऊपर भी लगा था, कन्हैया कुमार के ऊपर भी लगा था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज़ाद भारत जिसके ऊपर लगा था, वो यूपी में अगर आपको पता होता है कोई पत्रकार थे, उन्होंने नमक का रिपोर्टिंग कर दिया था मिड डे मील में कि रोटी और नमक परोसा जा रहा है, तो उनके ऊपर भी लग गया था सेडिशन का एक्ट। ठीक है, तो उसके बाद डॉक्टर कफील खान के बारे में आप जानते होंगे, ये जो ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक है मोहम्मद जुबैर, बहुत लोगों पे लगा है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे ये आपके नेता हैं संजय सिंह जी जो राज्यसभा सांसद है यूपी में, उनके ऊपर भी लग गया है सेडिशन का एक्ट। ठीक है, तो ये सेडिशन एक्ट कहा गया है कि गवर्नमेंट, तो ये हम आपको एग्जांपल बताएं, आपको जो भी एग्जांपल जहाँ पे सूट करे तो आप लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल मतभेद, इसको ऐसे आप नाम इस तरह का नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जहाँ की पॉलिटिकल यानी राजनीतिक विरोध के कारण या राजनीतिक विचारधारा के विरोध के कारण भी राजनेताओं पर सेडिशन का धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। ठीक है, ये और उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे संजय सिंह का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप नाम मत लिखिए, आप लिखिए कि राज्यसभा के सांसद, पार्टी का नाम लिख सकते हैं कि इनके ऊपर दर्ज किया गया था। तो ये इस तरीक़ा से, अन्य तो अगर नाम से बचिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कभी कभी एग्जाम्पल देने के लिए हमें ठोस चीज़ों को लिखना पड़ता है, इसीलिए हम बताएं। तो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अब देखिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट, भारत सरकार क्या है? गवर्नमेंट है। मोदी जी का क्या है? गवर्नमेंट है। मोदी जी भारत सरकार गवर्नमेंट के प्रमुख हैं, सीईओ है। एक बार यूपीएससी ने पूछा भी था कि भारत सरकार का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये इसी के तहत इसी शब्द पे बहुत बवाल मचा हुआ है कि ये गवर्नमेंट शब्द के कारण सरकार इसका बहुत दुरुपयोग करती है। समझ? अब इसका जो इससे पहले था, इसमें 4-5 शब्द का प्रयोग किया गया है, हम आपको बता रहे हैं। इसमें ये दिया है कि सरकार के प्रति या सरकार के खिलाफ अगर आप अपने शब्दों से, किसी शब्दों से या किसी तरह के संकेत करके, जैसे कार्टून होता है ना, तो शब्द तो नहीं होता, एक संकेत होता है ना, तो वह कह रहा है कि शब्दों से, संकेत से या आपके कार्यों के माध्यम से, आप अगर कोई काम कर रहे हैं उसके माध्यम से अगर आप सरकार के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं, ठीक है, जो शब्द यहाँ यूज किया गया है, आप इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जब आप मेन से लिखेंगे तो, कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक के शब्दों से, संकेत से या उनके द्वारा किए गए कार्यों से सरकार के खिलाफ लोगों में घृणा, ठीक है, सरकार के खिलाफ लोगों में घृणा, लोगों को भड़काना, लोगों को उकसाना, ठीक है, लोगों को उकसाना या अमानवीयता फैलाना, ठीक है, इसे सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काना, लोगों को में घृणा फैलाना, उकसाना, हिंसा के लिए प्रेरित करना, अगर इस तरह की गतिविधियां आपके शब्दों से, कार्यों से और संकेतों से सरकार को लगता है तो सरकार आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सकता है। तो इस 4-5 शब्द को आप ध्यान से याद रखेंगे, मेंस लिखने में आपका ये बहुत मदद करेगा। शब्द, संकेत और कार्य के माध्यम से सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सरकार के खिलाफ घृणा, पहला शब्द घृणा, भड़काना, उकसाना आदि कर्तव्य प्रस्तुत होता है, सरकार को प्रतीत होता है, तो सरकार आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सकता है। यही मेन आधार है देशद्रोह का। ठीक है, जैसे कन्हैया कुमार के खिलाफ इस तरह का आरोप लगा था कि उन्होंने नारा दे दिया था, या और बहुत सारे पत्रकार तो यार इस तरह कोई नारा दिया नहीं है, लेकिन पत्रकार ने सरकार का आलोचना की तो उसके ऊपर देशद्रोह लग गया। ये हमारे यहाँ फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको राहत दिया है, तो ये फैक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट से आई है तो आप आंसर में लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम आपको मिटा कुछ बता रहे हैं कि सबसे पहले इस सेडिशन में थोड़ा सा बता दें कि एक चीज पॉइंट छूट गया कि अब अगर सेडिशन अभी तक का ये 2023 का जो रिपोर्ट आया है इसको छोड़ के अभी तक ये था
कि अगर आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगता है तो आपको मिनिमम 3 साल का सजा होगा, मिनिमम 3 साल, और मैक्सिमम आजीवन कारावास हो सकता है आपको। ठीक है, मैक्सिमम आजीवन कारावास हो सकता है। तो मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम आजीवन कारावास, और इसके साथ जुर्माना भी ऐड था, फाइन, या तो आपको दोनों हो सकता है, फाइन और कारावास, या सिर्फ कारावास भी हो सकता है, या आजीवन कारावास और जुर्माना। तो जुर्माना भी इसके साथ फाइन भी जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक सिस्टम में चल रहा था, ये चीजें सिस्टम में चल रहा था। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो राजद्रोह कानून 124A में जो ये रिपोर्ट आया है 2022 का, जो रिपोर्ट आया है 2023 वाला ऋतुराज अवस्थी के बारे में, इन्होंने क्या नया कहा, तो उस नया को हम आपको बता रहे हैं, इन्होंने क्या नया दिया है जिससे अभी ये कानून इतना चर्चा में आ गया है, भैया देश में इतना बवाल मचा हुआ है इसके ऊपर, सेडिशन एक्ट के ऊपर। ठीक, हम इसको मिटा रहे हैं और आपको बता रहे हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें देखिए ये कहा गया है कि जो 3 साल की सजा है मिनिमम, मैंने बताया आपको, ये इसका रिपोर्ट है जो 2023 का राजद्रोह रिपोर्ट है, लॉ कमीशन का, उसका रिपोर्ट है। कहा कि 3 साल की सजा को आप मिनिमम 7 साल कर दीजिए ये, और आजीवन कारावास तो जो था वो तो ऑलरेडी बना ही रहेगा। तो ये एक आया है कि 3 साल की सजा को आप मिनिमम 7 साल कर दीजिए, और फाइन तो है। ठीक है, अब देखिए अगला जो इसमें तो ये हो गया। दूसरा रिपोर्ट जो इनका है ना, दूसरा रिपोर्ट जो इनका है वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि पहले था कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, घृणा वाक्य फैलाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं, तो आपके ऊपर सेडिशन का एक्ट लगेगा। तो उसके पास उसके लिए सबूत होना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या कह दिया है कि इस तरह के सबूत का कोई जरूरत नहीं है। अगर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को ये कहा है कि इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी ही इस केस को चलाने का परमिशन दे सकता है। जैसे SHO जो दरोगा होता है, डबल स्टार, SI सब इंस्पेक्टर, तो वो इस केस को दर्ज नहीं कर सकता है। इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी अगर अनुमति दे कि हाँ ठीक है, तब दर्ज कर सकता है। तो ये इन्होंने कहा जो पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव है, ये बहुत अधिक पॉजिटिव नहीं, चूंकि आप जानते हैं इंस्पेक्टर किसे कहने पर काम करेगा, सरकार के कहने पर काम करेगा यार, सरकार एक बार जो कहेगा वो काम करेगा। तो इन्होंने जो कहा है, इन्होंने कहा कि देखिए आपके पास सबूत हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबूत हो चाहे नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ ये आशंका है, सिर्फ ये आशंका है कि ये आदमी ऐसा कर सकता है। ठीक है, इसका हिंदी तर्जुमा हम पूरा पढ़ देते हैं आपको। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द एक्सप्रेशन, ठीक है, द एक्सप्रेशन, इस वक्त हम लोग कहते हैं कि तुम्हारा एक्सप्रेशन ठीक ठाक नहीं है, तो द एक्सप्रेशन टेंडेंसी वुड मीन मेयर इंक्लिनेशन, केवल मात्र, टू इंसाइट वायलेंस और काउज पब्लिक डिसऑर्डर rather than proof of actual वायलेंस। ठीक है, तो क्या है, rather than proof of actual वायलेंस, एक्चुअल वायलेंस हुआ नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, आपको सिर्फ आशंका है, तो आप इनके ऊपर राजद्रोह का केस चला सकते हैं। इसका हिंदी तर्जुमा हम पढ़ देते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि रिपोर्ट इंग्लिश में था तो मैंने इसका हिंदी किया कि वास्तविक हिंसा या हिंसा के लिए आसन खतरे के सबूत के बजाय, समझ रहे हैं, वास्तविक हिंसा या हिंसा के लिए आसन खतरे के सबूत के बजाय हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए मात्र झुकाव, कि पुलिस वाले को ये शक हो गया सबूत के बिना कि आप हिंसा कर सकते हैं, भड़का सकते हैं, ऐसा मुझे आशंका है, तो आपके ऊपर राजद्रोह का केस लग सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कहा गया है, जिस पे सबसे अधिक विवाद चला है। अब ये क्वेश्चन आपको अगर ऐसा पूछ ले ये कि लॉ कमीशन जो अभी 279वीं रिपोर्ट दिया है, आप इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अगर ये पूछ ले आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो आप जब तक ये पॉइंट नहीं जानेंगे तब कैसे आलोचना करेंगे कि भाई आशंका मात्र पे तो किसी को भी उठाया जा सकता है। अब देखिए जो केस अभी तक दर्ज हुआ है, तो ये आप समझ गए कि इन्होंने ये रिपोर्ट दिया है कि हिंसा मात्र, आपको अगर आशंका भी हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने दूसरा तर्क दिया, जो लॉ कमीशन ने अपना तर्क दिया कि कुछ देशों ने, जैसे ब्रिटेन ने अपने यहाँ 2009 में इस कानून को समाप्त कर दिया। ठीक है, 2009 में ब्रिटेन इस कानून को समाप्त कर चुका था और बहुत सारे देश में सेडिशन का कानून था लेकिन वो समाप्त कर चुका है। तो हमारे यहाँ यही मांग होता है कि एक तो अंग्रेज के ज़माने का कानून है पहला, और जब अंग्रेज खुद अपने यहाँ समाप्त कर चुका है, हमारे यहाँ इस कानून की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे लॉ कमीशन का ये तर्क है कि हमारे देश में आज भी ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं, जैसे आतंकवादी घटना है, समाज को तोड़ने वाला या हिंसात्मक घटना को बढ़ावा देने वाला या सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने वाला। ठीक है, तो आज भी इस तरह की समस्याएं, इस तरह की गतिविधियां, जिसे हम लोग नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, मौजूद हैं, जो जिससे कि देश की एकता और अखंडता को खतरा है। तो आप इसी तरह के शब्दों का मैच में प्रयोग करेंगे कि देश की एकता और अखंडता को खतरा है। इसीलिए ये तर्क सही नहीं है कि अन्य देशों ने या ब्रिटेन ने इसको समाप्त कर दिया तो भारत में भी इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। ये लॉ कमीशन का तर्क है। ये तर्क नहीं सही है कि दूसरे देशों ने समाप्त कर दिया तो हम भी समाप्त कर देंगे। इस आधार पर ये कानून अभी बने रहना चाहिए था कि देश में इस तरह की परिस्थितियां मौजूद है। ये लॉ कमीशन का तर्क, समझ गया। जो विपक्ष के लोग तर्क दे रहे हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि इसको इसलिए समाप्त कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि अन्य देशों ने इसे समाप्त कर दिया पहला। तो हम बता दिए आपको, पक्ष में पॉइंट बता दिए कि पक्ष में क्या पॉइंट है कि इस तरह की गतिविधियां अभी समाज में मौजूद हैं पहला। अन्य देशों ने अगर इसे समाप्त कर दिया तो हमारे यहाँ इसे समाप्त करने का ये कोई तर्क नहीं हो सकता है, क्योंकि हर देश की आंतरिक परिस्थितियां अलग अलग होती है, समझ लें। और भारत एक ऐसा देश है जो आतंकवादी गतिविधियों से अक्सर प्रभावित रहता है। सामान्यतः यहाँ पे देखिए हमारे इंटरनल स्टेट में भी कभी नक्सली अटैक हो जाता है, होता है नहीं होता है, कभी इस तरह कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इन्होंने यही कहा, तो ये हमारे पक्ष में तर्क हो गया, लॉ कमीशन के पक्ष में। अब आप अगर लॉ कमीशन के विपक्ष में तर्क देंगे, अगर उसका आलोचना करेंगे, तो जिस आधार पे अन्य लोगों ने या अन्य इंटेलेक्चुअल ने ये कहा है इस कानून को समाप्त कर देना चाहिए था, उनका ये तर्क है कि हमारे यहाँ NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक कानून है, आप जानते होंगे, UAPA है, ठीक है। तो उनका ये तर्क है कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे कानून अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, जो इन परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम। उनका ये तर्क है कि नहीं, हमारे यहाँ इस तरह के कानून हैं। क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना, इसमें NSA या UAPA आपको तब लगता है, आपके ऊपर तब लगता है जब आप स्टेट के खिलाफ कुछ इस तरह का साजिश करते हैं, स्टेट के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जो सेडिशन एक्ट 124 है, 124A है, यहाँ पे शब्द यूज किया गया है गवर्नमेंट। तो ये बहुत व्यापक है, गवर्नमेंट का मतलब तो सरकार होता है ना। फिर हमारे यहाँ जो है आर्टिकल 19A, आप जानते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों कंट्राडिक्ट इसीलिए कह रहा है कि हमारे यहाँ 19A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और आप अगर हम गवर्नमेंट का आलोचना करते हैं आप हमारे पर सेडिशन लगा देंगे। तो ये एक तरीका से तो प्रगतिशील लोकतंत्र का के लिए सकारात्मक संदेश नहीं है ना, क्योंकि प्रगतिशील लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संदेश नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि इसे इसलिए समाप्त कर दिया जाना चाहिए था कि देश में इस तरह की परिस्थितियां मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कानून प्रावधान हैं जिससे कि हम इससे हमारे सरकार के द्वारा बनाया गया है कि हम निपट सकते हैं। और अगर जरूरत हो तो यार अपने पार्लियामेंट से आप एक दूसरा कानून बना दीजिए ना, वहाँ पे गवर्नमेंट शब्द को हटा कर स्टेट लिख दीजिए, ठीक है। तो पहला ये तर्क है इनका कि इसलिए इस कानून को हटा दिया जाना चाहिए था, समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। और दूसरी बात इसमें ये आया है कि प्रत्येक साल अगर आप रिपोर्ट देंगे, होता है ना, आप अगर आंसर लिखते हैं और रिपोर्ट का जिक्र करते हैं तो वो आंसर आपको बहुत बेहतर माना जाता है। तो 28% वृद्धि होती है। राजद्रोह का केस जितना 2000 पिछले साल होता है, उसके अगले साल उसमें 28% की बढ़ोतरी हो जाती है। ये एक तर्क है कि आप इस कानून का मिसयूज और दुरुपयोग कर रहे हैं। उसके बाद देखिए NCRB, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ संस्था है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये इस सब का रिपोर्ट जारी करता है। इन्होंने कहा कि 2010 के बाद 10,938 मामले दर्ज किए गए। ये 10,938 मामले 2010 के बाद दर्ज किए गए हैं,
और इसका जो कन्विक्शन रेट होता है ना, जिसमें कि लोग सजा मिलता है कि आपको सजा मिल चुका है, आप दोषी साबित हो चुके हैं, इसका कन्विक्शन रेट मात्र 3.3%। अब सोचिए कि अगर 100 आदमी पे देशद्रोह का चार्ज लगाता है, 100 आदमी पे देशद्रोह का चार्ज लगाता है, तो उसमें 3.3 आदमी को ही सजा मिलता है, बाकी को सजा मिलता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने देशद्रोह का काम ऐसा किया ही नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई बार कहा है कि अगर आप कह देते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद या खालिस्तान जिंदाबाद, तो इतना कहने मात्र से आपके ऊपर देशद्रोह केस नहीं लगता है, क्योंकि इससे हिंसा भड़कने की कोई संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कई बार कह चुका है। तो ये कह रहा है कि देखिए 3.3% इतना कम, इसका मतलब है कि आप इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये तर्क है लोगों का, जो हमारे इंटेलेक्चुअल है, जो इसके विपक्ष में तर्क दे रहे हैं कि नहीं, आपका कन्विक्शन रेट मात्र इतना है 3.3%, इसका मतलब आप इसका पॉलिटिकल दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसके बाद जो ये मामला है, जो हमारे राजनेता है, जो हमारे नेताजी हैं, जो हमारे सत्ता सरकार में रहते हैं, 405 मामले ऐसे दर्ज हुए हैं एक साल में। ठीक है, 405 मामले ऐसे दर्ज हुए हैं एक साल में, जो राजनेता का आलोचना किया। देखिए इसमें बहुत सारे मामले जो गवर्नमेंट का आलोचना हुआ है इस तरह का, लेकिन राजनेता, मान लिया आपने प्रधानमंत्री जी का आलोचना कर दिया, मुख्यमंत्री जी का आलोचना कर दिया, किसी अन्य नेता का, सरकार में बैठे किसी नेता का आलोचना कर दिया किसी पद पे, तो 405 मामले ऐसे हैं जो सिर्फ राजनेता का आलोचना करने पर केस लग गया। 405 मामले, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के जो नमक रोटी वाला मामला था वो बहुत हाईलाइट मामला था, और विनोद दुआ सर का मामला, कि सिर्फ राजनेता का आलोचना। भाई तो आलोचना करने से अगर राजद्रोह का केस आप लगा देंगे तो आर्टिकल 19 ये क्या होगा। और उसके बाद इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि 3 साल तक जो इसमें मिनिमम सजा दिया है, तो अन्य के तहत अगर आप केस दायर करते, किसी को अगर आप अरेस्ट करते हैं, तो एक समय सीमा 90 दिन के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करना पड़ता है, आपको सबूत इकट्ठा करना पड़ता है। सेडिशन लॉ में ऐसा थोड़ा सा छूट दिया गया है, कोई बात नहीं, आप राजद्रोह केस कर दिए, बंद रहने दीजिए जेल में, कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा जब सबूत मिलेगा तो किया जाएगा। लेकिन वो क्या होता है ना, कि जो विक्टिम होता है ना, वो कोर्ट में जाके फिर दायर करता है कि श्रीमान या माय लॉर्ड हमारे खिलाफ ऐसा ऐसा किया गया है, हम ऐसा दोषी नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको राहत देता है। कन्हैया कुमार मामले में यही हुआ था। लेकिन सरकार अगर चाहे तो सरकार छोड़ देता है, ठीक है, परे रहने दो। ऐसे बहुत सारे केस हैं, हम आप पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दिया है कि 405 मामले ऐसे हैं जो कि सिर्फ राजनेता, आर्टिकल 19 का अभिव्यक्ति की आजादी के तहत उन लोगों ने राजनेता का आलोचना किया तो उनके ऊपर केस हो गया। तो ये विपक्ष में तर्क है कि इसको क्यों समाप्त किया जाना चाहिए था। ठीक है, और अभी हम आपको बता रहे हैं को सबसे अधिक, अगर ये पीटी में सवाल पूछ रहे, सबसे अधिक सेडिशन के मामले, सबसे अधिक राजद्रोह का मामला 124A का मामला उत्तर प्रदेश, जिसे हम कहते हैं उत्तम प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश या उत्तम प्रदेश में दर्ज किया गया है। तो एनसीआरबी का ये डाटा है, भारत में सबसे अधिक अगर राजद्रोह का केस कहीं पे हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, थोड़ा हमें पानी पी लेने दीजिए, फिर हम बात करते हैं। तो सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं इस सेडिशन एक्ट के तहत। ठीक है, अब ये गांधी जी भी इस कानून का विरोध किए थे। गांधी इस कानून के बारे में कहे थे, थोड़ा हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। मैंने गांधी जी का एक कोटेशन नोट किया था। ये कोटेशन अगर आप ऐसे उस समय भी यूज कर सकते हैं, अगर इससे संबंधित एग्जैक्ट ये ऐसे नहीं आ जाएगा कि राजद्रोह पे आप कानून लिखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ के। जैसे आप देखेंगे कि संघवाद का क्वेश्चन पूछा था ऐसे में कि संघवाद यथार्थ या आदर्श, ऐसे करके कुछ था, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट, यथार्थ या आदर्श शायद यही था। तो अगर जोड़ के आपसे पूछ लेता है अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित, अगर कोई ऐसे पूछता है तो आप वहाँ पे इस प्रसंग का जिक्र कर सकते हैं और गांधी जी की इस कोटेशन का जिक्र कर सकते हैं। गांधी जी बोले थे इस राजद्रोह कानून के बारे में कि द प्रिंस एमंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आईपीसी। समझ रहे, द प्रिंस मतलब राजा, द प्रिंस एमंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आईपीसी, यानी आईपीसी का जो हमारा कानून प्रावधान है उसमें ये कानून राजा है। ठीक है, ये कानून राजा है, द प्रिंस डिजाइन टू सप्रेस द लिमिट ऑफ द सिटीजन। डिजाइन मतलब इसे डिजाइन किया गया है, सप्रेस मतलब दबाना।
ठीक है। सिटीजन मतलब सिटीजन के लिमिट जो उसका बढ़ रहा है उसको सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए ये कानून बनाया गया है। तो इसे आप याद कर लेंगे। इस लाइन को मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि द प्रिंस एमंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आईपीसी, द प्रिंस एमंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आईपीसी डिजाइन टू सप्रेस द लिमिट ऑफ द सिटीजन। तो इस कोटेशन का आप कहीं भी ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप बीपीएससी देने जा रहे हैं, बीपीएससी में 38 मार्क्स में लिखना होता है, तो वो भी एक ऐसे ही है अपने आप में, तो वहाँ भी आपको अगर स्पेस मिले तो आप जिक्र कर सकते हैं इस कानून का, ठीक है। तो ये था हमारा सरकार का क्या रुख है इसके विषय में, और आपको हमने बता दिया दोनों एंगल से कि किस तरीका से ये कानून सकारात्मक पक्ष इसका बता रहा है और हम नकारात्मक पक्ष आपको दोनों बता चुके हैं। अब हम बता रहे हैं कि इस मामले में अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या क्या टिप्पणी आया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले इसको कब चैलेंज किया गया था या कब क्या किया गया था। ऐसा नहीं कि इससे पहले इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया था, तो हम सुप्रीम कोर्ट का पक्ष आपको बता रहे हैं। ये तो हमारा पॉलिटिकल पक्ष था, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा गिर गया है भाई, तुम मत गिरो यार। सुप्रीम कोर्ट का पक्ष हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए सुप्रीम कोर्ट का पक्ष हम रखते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस केस को चैलेंज किया गया था, वो किया गया था 1962 में, ठीक है। 1962 में इस केस को चैलेंज किया गया था। उस विवाद का नाम है केदारनाथ बनाम बिहार राज्य। इसका नाम है केदार, इसको आप आंसर में जिक्र करेंगे, आपको जिक्र करना पड़ेगा। केदारनाथ बनाम बिहार सरकार या बिहार राज्य, यहाँ बिहार ले लेते हैं, ठीक है। ये 1962 में आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में इस कानून को संवैधानिक बताया था, ठीक है। कहा था कि नहीं, ये कानून जो है वो संवैधानिक है, ये कानून कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। इसकी संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट ने जांच कर के इसे वैलिड करार दे दिया था कि ये संवैधानिक है, ये असंवैधानिक कानून नहीं है। अब देखिए, यही सुप्रीम कोर्ट, आप इसका भी जिक्र कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी पूछा जाए जुडिशियल रिव्यू पे, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, या आप अपने इंटरव्यू में बता सकते हैं कि सर या श्रीमान, जो भी शब्द आप यूज करना चाहें, कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया इस टाइम पे ये था कि ये संवैधानिक है, और 2022 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे कर दिया और अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का भी चीज़ों के प्रति परिस्थितियों के अनुसार नजरिया बदलता है। तो जैसे हो सकता है इंटरव्यू में कोई इस तरह का सवाल आपसे पूछ दे, बताइए कि आप आगे करप्शन करेंगे या नहीं करेंगे, कभी कभी लाइटली सवाल हो जाता है, लाइटली। तो आप कहेंगे कि सर वो परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा, मुस्कुराते हुए कि बदल जाता है कि आप नहीं करप्शन हम करेंगे, मुस्कुराते हुए जवाब नहीं। कभी कभी सब चीज़ मुस्कुराते हुए कहा जाता है कि मतलब आप ऐसा सीरियसली नहीं करेंगे सर, हम करप्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो समझ जाते हैं कि अरे यार हम भी यही बोले थे अपने इंटरव्यू में, तो आप अच्छे से लाइटली उसको लेंगे। तो उन्होंने कहा। अब देखिए, एक और हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, जो अभिव्यक्ति का था हमारा कि निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट है या कि नहीं है। तो ये केरल का मामला था, वो अभी हम नाम उसका भूल रहे हैं, एग्जैक्ट कुछ नाम था उसका। तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, निजता का मामला, निजता का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। और जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहा कि निजता का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है। तो क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल दिया। और कई बार आप देखे होंगे कि बहुत सारा ऐसा मामला होता है कि जब रिव्यू पिटीशन डाला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने ही फैसले को पलट देता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलट देता है परिस्थितियों के अनुकूल, तो हमारे पास ये स्पेस होता है कि परिस्थितियों के अनुकूल, अगर हम ये इंटरव्यू में, ऐसे में, ये एक्सपीरियंस कहीं भी आपको काम आ सकता है कि परिस्थितियों के अनुकूल सब निर्णय लेते हैं। हो सकता है उससे पहले हमें परिस्थिति कोई और रहा होगा और सेम सिचुएशन में कोई दूसरे तरह का निर्णय लेना पड़ा होगा, और उसके बाद सेम सिचुएशन में हमने कोई दूसरा निर्णय लिया। तो ऐसा नहीं है कि दोनों निर्णय गलत है, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय सही होता है, ठीक है। तो ये 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक संवैधानिक कानून है, ठीक है। और 2022 में 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। अब अगर आप, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट का पक्ष। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया है। अब देखिए इसका आगे क्या होता है, आप इस पर नज़र बनाए रखेंगे
एक और आता है श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार। अगर आपको पता हो, सूचना प्रौद्योगिकी, हमारे यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। हमारे यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, जिसमें 66A को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। और ये केस कौन सा था? श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को, इस 66A को निरस्त कर दिया गया। तो हम ये आपको इसलिए बताएं, अब आप निष्कर्ष क्या लिखेंगे? निष्कर्ष का पक्ष ये तो था, हमने आपको क्या इसका हिस्ट्री था, क्या इसका सकारात्मक पक्ष है और क्या इसका नकारात्मक पक्ष है, आप आलोचना कैसे करेंगे, किस तर्क पे आप कहेंगे इसको समाप्त कर देना चाहिए था। ये तो हो गया हमारा बॉडी का पार्ट, ये बॉडी का पार्ट था, ठीक है। और हमने भूमिका आपको बता दिया कि जो शुरुआत हुआ था, और डिपेंड करता है कि आप कितने शब्दों में किस आंसर को दे रहे हैं। अगर यूपी पीसीएस है 1.5 शब्द में आप दे रहे हैं तो चीज़ों को छांट के थोड़ा सा कम लिखिएगा, और अगर बिहार पीसीएस में दे रहे हैं तो लंबा लिखिएगा, और अगर आप यूपीएससी में दे रहे हैं 250 में, तो आप शब्दों के अनुसार चीज़ों को एडजस्ट कर लीजिएगा, हमें क्या छांटना है और क्या रखना है। तो ये हमारा भूमिका वो बनता जो हमने पहले बताया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और किन के ऊपर लागू हुआ था। और ये पूरा का पूरा हमारा बॉडी था। क्वेश्चन का भाषा आपको डिपेंड करे, विश्लेषण पूछा है, मूल्यांकन पूछा है, आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा है, परीक्षण पूछा है, समालोचनात्मक पूछा है, तो उस अनुसार आप आंसर को लिखेंगे। लेकिन ये तो बॉडी होता है हमारा। निष्कर्ष क्या लिखेंगे? देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी, अब आपको निष्कर्ष बताना, किसी भी डेमोक्रेसी में कानून जो बनता है वो जनता के लिए बनता है, आम लोगों के लिए बनता है। अगर आप कानून बना के आम लोगों की वॉइस को दबाने का प्रयास करेंगे, तो अगर सरकार की आलोचना कर रहे हैं और आपके ऊपर राजद्रोह कानून लग रहा है, तो कहीं से भी एक प्रगतिशील डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश का ये सकारात्मक पक्ष नहीं हो सकता है, ठीक है। आप यह हम आपको 66 क्यों बताएं? इसलिए बताएं कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेके अपना नजरिया दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है और उसमें सकारात्मक परिवर्तन आते जा रहा है, 66A को सुप्रीम कोर्ट ने इसी विश्लेषण में या इसी के विस्तार में निरस्त कर दिया है। तो इस राजद्रोह कानून को और सशक्त बनाना, ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के अनुरूप नहीं है या अनुकूल नहीं है। आप ये नहीं लिखेंगे गलत, नहीं, अनुकूल नहीं है। अगला, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और भारत एक प्रगतिशील लोकतंत्र है, और अगर हम अपने लोकतंत्र में ही जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, जिसका कि एनसीआर भी कहा है कि दुरुपयोग होता है, जनता की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह के कानून का प्रयोग करते हैं, तो वैश्विक पटल पर भारतीय डेमोक्रेसी एक सकारात्मक संदेश नहीं देता है कि जहां एक तरफ लोकतंत्र का पाठ भारत दुनिया को पढ़ा रहा है, तो वहीं अपने देश में नागरिकों को अभिव्यक्ति को दबाने के लिए इस तरह के कानून को और सख्त किया जा रहा है और कठोर किया जा रहा है। और जिस ब्रिटेन ने इस कानून को भारत के ऊपर थोपा था, वो खुद अपने यहाँ समाप्त कर दिया। तो आप निष्कर्ष पॉजिटिव नोट पे लेंगे कि नहीं, ये कानून नहीं होना चाहिए था, आप भी कि नहीं होना चाहिए था, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे नहीं होना चाहिए था। अब ये लिखेंगे कि एक प्रगतिशील और सकारात्मक लोकतंत्र के लिए भारत जिस तरीका से सकारात्मक और प्रगतिशील लोकतंत्र दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, और मोदी जी हमारे कई बार अपने भाषण में कह चुके हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र की माँ है, लोकतंत्र की जननी है। तो लोकतंत्र की जननी में जहाँ नागरिकों के अधिकार को व्यापक किया जाना चाहिए था, नागरिकों के अधिकार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए था, नागरिकों के अधिकार को लेकर सकारात्मक दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए था, तो वहीं पे ये कानून कहीं ना कहीं नागरिकों के अधिकार को कम करता हुआ प्रतीत होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कई बार इस बात के संकेत दिए हैं, जैसे उदाहरण के लिए 66A को सप्रेस करके कि एक डेमोक्रेसी में, भारत जैसे व्यापक लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए। और आर्टिकल 32 आप जानते हैं क्या कहता है कि आप अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, आप आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो ये है हमारा डेमोक्रेसी, ये है हमारा लोकतंत्र। तो आप निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव नोट पे देंगे। ये हमारा कंप्लीट आंसर था, भूमिका, बॉडी और निष्कर्ष। और इसमें आपको अगर और कुछ जोड़ना हो तो आप अपने हिसाब से जोड़ लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह का अगर हम और बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम आपको अन्य टॉपिक पे, और जैसे अभी यूसीसी समान सिविल संहिता या समान जो आर्टिकल डीपीएसपी का आर्टिकल 44 में दिया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का एक सकारात्मक मैसेज हम आप तक पहुंचाते रहे, और लाइक कर लीजिए वीडियो को ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुँचे। और इस तरह से अगर आप क्वेश्चन और आंसर आप दिखाना चाहते हैं कि हमने जो लिखा वो सही लिखा या नहीं लिखा, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जाता है, हमने खुद इंटरव्यू फेस किया है,
ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।